ठीक एक महीना पहले 6-7 मई की दरमियानी रात को इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच 4 दिन तक काफी तनाव रहा। फिर 10 मई को सीज फायर का ऐलान हो गया। मामला बॉर्डर पर तो सेटल हो गया, लेकिन दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन अब भी है। इस पिछले एक महीने में मिलिट्री, डिप्लोमेसी और सियासी तौर पर क्या क्या बदल गया है, बताऊंगी। इंडिया से मैं सर्वप्रिया सांगवान और पाकिस्तान से मैं हूं उमर दराज नंगियाना। इंडिया ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक के बाद कहा कि उन्होंने सिर्फ टेररिस्ट हाइडआउट्स को ही निशाना बनाया है। इंडिया की ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में इस बात पर जोर दिया गया कि इंडिया ने कामयाबी के साथ अपने टारगेट्स को हिट किया। और इंडिया के मिलिट्री एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि इसे इंडिया की प्रिसीजन मिसाइल्स की कामयाबी कहा जाएगा, क्योंकि इंडिया ने अपनी बॉर्डर के अंदर रहते हुए अपने टारगेट हिट किए। बल्कि इस बार ड्रोन भी इस लड़ाई के सेंटर में दिखे। इससे पहले इंडिया और पाकिस्तान के किसी तनाव में ड्रोन का रोल इस तरह का नहीं रहा है। और इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम पर भी काफी बात हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तान की कई जवाबी मिसाइलों को रोका जा सका। एक्सपर्ट कहते हैं कि इस पूरी कार्रवाई को इंडिया की बदली हुई पॉलिसी के नजरिए से भी देखा जाना चाहिए। अब इंडिया की पॉलिसी है कि वो किसी आतंकी हमले को एक्ट ऑफ वॉर मानेगा। इंडिया के जारी बयानों में भी ये बात क्लियरली कही गई। 6 और 7 मई की दरमियानी शब इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर कई मकामात पर मिसाइल दागे और उसके कुछ ही देर बाद पाकिस्तान ने यह दावा किया कि उसने इंडिया के कई तैयारे मार गिराए हैं। पाकिस्तानी फिजाइया ने दावा किया कि उसने 3 राफेल समेत इंडिया के 6 तैयारे मार गिराए हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि ये डॉग फाइट जिसके अंदर ये तैयारे मार गिराए थे, ये तारीख की सबसे बड़ी डॉग फाइट थी और इसमें पाकिस्तान ने चाइनीज J-10 और J-17 थंडर तैयारे इस्तेमाल किए थे। इंडिया ने इस पर कोई डायरेक्ट रिस्पांस नहीं दिया है। 11 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब रफाल जेट के नुकसान पर सवाल पूछा गया तो इंडियन एयरफोर्स के डायरेक्टर जनरल AK भारती ने कहा कि नुकसान लड़ाई का हिस्सा होते हैं, लेकिन इसके अलावा उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा। बाद में 31 मई को इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में इस तनाव की शुरुआत में जहाजों के नुकसान की बात को माना, लेकिन जहाजों के एग्जैक्ट नंबर पर बात नहीं की। अगले रोज पाकिस्तानी फिजाइया ने दावा किया कि उन्होंने इंडिया से आने वाले कई ड्रोन्स भी मार गिराए हैं। लेकिन 9 और 10 की दरमियानी शब इंडिया ने पाकिस्तान में एयर बेसिस के ऊपर मिसाइल दागे। उसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी तौर पर फौजी कार्रवाई का ऐलान किया। पाकिस्तानी फौज ने यह दावा किया कि इस ऑपरेशन के दौरान उसने इंडिया के अंदर 26 से ज्यादा मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया। पाकिस्तान में दिफाई तज्जियाकार ये कहते हैं कि इस लड़ाई के बाद पाकिस्तानी फौज में ये कॉन्फिडेंस जरूर आया है कि वो अपने से कई गुना बड़े साइज के हरीफ के साथ मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन उनके ख्याल में इस एक लिमिटेड तनाज़े के बाद ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि बैलेंस ऑफ पावर किसी एक तरफ शिफ्ट हुआ है। लेकिन इस तनाज़े के बाद वो ये जरूर कहते हैं कि खित्ते के अंदर एक आर्म्स रेस शुरू हो जाएगी, जिसमें पाकिस्तान ये जरूर चाहेगा कि वो अपने एयर डिफेंसेस को और ज्यादा मजबूत करे। डिप्लोमेसी के लेवल पर क्या देखने को मिला? इंडिया ने एयर स्ट्राइक के बाद जारी अपने बयान में कहा था कि ये कार्रवाई पहलगाम टेररिस्ट हमले के जवाब में है। लेकिन जब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर के बारे में सोशल मीडिया पोस्ट किया, तब उसमें टेररिज्म के बारे में कोई जिक्र नहीं था, बल्कि ज्यादातर वर्ल्ड लीडर्स अपने बयानों में ये कहते नजर आए कि दोनों देशों को बातचीत से मसला सुलझाना चाहिए। वहीं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने स्पीचेस में ये दोहराया कि टेररिज्म और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। इंडिया ने अपने इस मैसेज को दुनिया तक पहुंचाने के लिए 7 डेलीगेशन दूसरे मुल्कों और ग्लोबल फोरम्स पर भेजे। इन 7 डेलीगेशन में इंडिया की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स थे। एक्सपर्ट कहते हैं कि इंडिया ने अपनी बात रखने के लिए डिप्लोमेसी का एक नया रास्ता अख्तियार किया है। इसका मकसद ये बताना है कि इंडिया टेररिज्म पर जीरो टॉलरेंस रखता है। लेकिन एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव तुरंत नहीं बदलता है, बाकी कंट्रीज भी कोई सख्त स्टैंड लेने में केयरफुल रहते हैं। पाकिस्तान में सफारती तज्जियाकार ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने शुरू ही से यह मौक़िफ़ अपना लिया था कि पहलगाम वाक़े से उसका कोई ताल्लुक नहीं है और वो इस हवाले से किसी भी किस्म की थर्ड पार्टी मुनसिफाना तहकीकात का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया के इस क्लेम को भी रिजेक्ट किया था कि इंडिया ने मिसाइल्स के जरिए पाकिस्तान के अंदर जिन साइट्स को टारगेट किया वो टेरर कैंप्स थे। पाकिस्तान कहता है कि वो मसाजिद थीं और उनमें जो लोग हलाक हुए वो सिविलियंस थे। पाकिस्तान में सफारती तज्जियाकार ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने इस तनाज़े के दौरान अपने ज़्यादातर डिप्लोमेटिक टारगेट्स को अचीव किया है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया दुनिया में
एक ज़्यादा अहमियत और असर व रसूख रखने वाला मुल्क है, लेकिन इस तनाज़े के दौरान वो किसी भी अहम मुल्क से पाकिस्तान के खिलाफ बयान हासिल नहीं कर पाया। वो ये भी समझते हैं कि पाकिस्तान इस तनाज़े के बाद कश्मीर के मसले को इंटरनेशनलाइज करने में भी कामयाब हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान ने इंडिया ही की तरह डिप्लोमेटिक डेलीगेशंस बाहर के मुल्कों में भिजवाए हैं। अमेरिका और रूस में पाकिस्तान के 2 डेलीगेशंस गए। पाकिस्तान ने इसको डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव का नाम दिया है। उसका कहना है कि इसके ज़रिए वो इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के बॉर्डर्स की वायलेशन, इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन और पाकिस्तान के अंदर होने वाली दहशतगर्दी में इंडिया के मुबैना किरदार जैसे मामलात को सामने लाना चाहता है। सीज फायर की अनाउंसमेंट के बाद पॉलिटिकल डिस्कशन का रुख भी बदल गया। कई लोगों को लगा, बल्कि पीएम मोदी के सपोर्टर्स को भी, कि इंडिया ने पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान पहुंचाने का मौका खो दिया। पिछले 1 महीने में नरेंद्र मोदी ने अपने स्पीचेस में ऑपरेशन सिंदूर का प्रोमिनेंटली जिक्र किया है। जैसे किसी रैली में उन्होंने कहा कि उनकी रगों में सिंदूर बहता है। किसी रैली में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आवाम को टेररिज्म के खिलाफ आगे आना होगा, सुख चैन से जियो वरना मेरी गोली तो है ही। इंडिया के बिहार में इस साल इलेक्शंस भी होने वाले हैं। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं कि मोदी बिहार इलेक्शन कैंपेन में ऑपरेशन सिंदूर को प्रोमिनेंटली उठाएंगे। साथ ही दूसरे देशों में ऑपोजिशन लीडर्स के डेलीगेशन भेजकर ये मैसेज देने की भी कोशिश है कि जब बात कंट्री की हो, नेशन की हो, तो ऑपोजिशन भी उनके साथ चल सकता है। हालांकि ऑब्जर्वर्स इस बात को भी नोट करते हैं कि ऑपोजिशन को भी इससे फायदा हुआ है, क्योंकि बीजेपी लीडर्स से ज्यादा कांग्रेस लीडर्स शशि थरूर और एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी को मीडिया में ज्यादा टेंशन मिल रहा है। जब तक दोनों देशों में टेंशन थी, तब तक तो ऑपोजिशन सरकार के साथ खड़ा दिखा, लेकिन सीज फायर के बाद ऑपोजिशन ने अपने सवाल भी उठाए। जैसे 15 मई को इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने मीडिया से कहा कि पाकिस्तान को बताया गया था कि इंडिया सिर्फ टेररिस्ट साइट्स को टारगेट कर रहा है, मिलिट्री साइट्स को नहीं। इस पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि क्या पाकिस्तान को अटैक से पहले ही बता दिया गया था और क्या इसलिए इंडियन जहाजों को नुकसान हुआ। हालांकि एस जयशंकर ने बाद में साफ किया कि पाकिस्तान को स्ट्राइक के बाद बताया गया था। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर इस तनाज़े से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सियासी तज्जियाकार ये कहते हैं कि पाकिस्तान में सियासी सतह पर सबसे बड़ी तब्दीली जो सामने आई है वो पाकिस्तानी फ़ौज की मकबूलियत है। वो ये समझते हैं कि इस तनाज़े के बाद अवाम में पाकिस्तान की फ़ौज की मकबूलियत बढ़ी है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एजाज़ी फील्ड मार्शल का रैंक भी दे दिया गया था। तज्जियाकार ये समझते हैं कि शुरू ही से ये वाज़ेह था कि इस तनाज़े के दौरान पाकिस्तान की फ़ौज का मरकज़ी किरदार रहेगा। तमाम सियासी जमातें इकट्ठी होकर उसके साथ खड़ी ज़रूर हो गई थीं, लेकिन इस तनाज़े से पाकिस्तान की किसी सियासी जमात का कोई ज़्यादा सियासी फ़ायदा या नुकसान नहीं हुआ।